नमस्कार। वेक अप एंड शाइन पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं आप। और इंटरव्यूज करने में मैं बहुत ही हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, लेकिन आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे साथ एक ऐसे शख्स है जो उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं। और मेरी उम्र का अंदाजा लगाने की कोशिश मत करिएगा इससे। ये समझ लीजिए कि ही इज अ वेरी वेरी यंग एंड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। विटी फीड का नाम तो सुना होगा आपने। उसके को फाउंडर विनय सिंघल हैं आज हमारे साथ, जो कि विटी फीड, जो कि अब एक नुक्कड़ के नाम से जाना जाता है। विनय सिंघल, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर टॉकिंग टू अस। और आप सोच नहीं सकते कि आप पर रिसर्च करते हुए मैंने कितना कुछ सीखा है। जी, थैंक यू सो मच विजय सर फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं तो ये कहूंगा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। यू आर ए लेजेंडरी गाय, मतलब आप उन कुछ बहुत कम आवाजों में से हैं जो आइकॉनिक हैं अपने आप में इस देश में, मतलब पहचानी जाती है, घर घर में गूंजती है, जो इवन फॉर दैट मैटर आपके तो ये भी बोल सकते हैं हर हाउस होल्ड में गूंजती है वो आवाज, है ना। और उनके साथ इंटरव्यू करना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। That's how I would like to start. Thank you so much for having me. Thank you so much for saying such nice things. मैं शुरुआत इस बातचीत की करूंगा आप ही की कही हुई किसी बात से, और जो कि मुझे इतनी इंस्पायरिंग लगी। और जो लोग इस इंटरव्यू को देखें उनके लिए भी ये जो विनय ने कही थी, विनय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लाइफ इज नॉट ऑलवेज अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। और सही बात है, कई बार हम बड़े होते वक्त ये नहीं समझ पाते कि हम करना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट फिगरिंग आउट व्हाट यू डू नॉट वांट टू डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू। तो उनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तरफ क्रॉस आउट करते जाइए। हाँ भाई, ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर, चलो ये कर लेते हैं। ये ख्याल विनय इतनी यंग एज में इतना दर्शन, इतनी फिलॉसफी कैसे? सर, फिलॉसफी तो मुझे नहीं पता ये है कि नहीं है, ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो मैं कोशिश करते रहता हूँ कि उनको आर्टिकुलेट करा जाए, उनको किसी तरीके से बताया जाए। मतलब हमने अगर एक्सपीरियंस से सीखा है और वो एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करके किसी का साल 2 साल, महीना 2 महीना कहीं बच जाए अगर, और वो उससे अपने आप फायदा उठा सके किसी चीज का, तो अच्छी बात होती है। तो ये मेरे लाइफ में 3-4 बार ऐसा हुआ है। मैं 1-2 इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपके साथ। तो जैसे आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ मेरा हरियाणा में बहुत छोटा सा गांव है, 50-60 घर हैं हार्डली गांव में। एंड मेरे पापा परचून की दुकान चलाते थे। बनिया है हम लोग, तो बनिए की जो दुकान होती है गांव में, परचून की दुकान छोटी चलाते थे। एंड आई ग्रू अप इन अ फैमिली लाइक दैट, राइट। तो मैं अपने परिवार में पहला ग्रेजुएट एंड अपने गांव में पहला इंजीनियर रहा हूँ। मतलब मेरे से पहले मेरे परिवार में किसी ने कॉलेज नहीं गए, मतलब कहीं, ठीक है। तो कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी, कुछ नहीं था। तो ऐसे 10th के बाद बारी आई कि क्या करेंगे। तो मैं कोटा चला गया क्योंकि मेरे क्लास के सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे मतलब वहां जा रहे थे। क्या करोगे वहां जाकर? डॉक्टर बनेंगे, चलो हम भी बनते हैं। ऐसे करके मैं कोटा पहुंच गया। और मुझे जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां 2 साल बिताने के बाद एहसास हुआ कि आई डेफिनेटली डोंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर, राइट। और 2 साल की जर्नी में मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे सब करना है पर डॉक्टर नहीं बनना है, ये मैं श्योर हूँ, ठीक है। वहां से बिकॉज ऑफ सम रीजन एंड देयर इज अ मच मोर डिटेल्ड वर्जन ऑफ दिस स्टोरी, बट मैंने रियलाइज किया कि यार चलो मैं इंजीनियर बनता हूँ, मुझे इंजीनियर बनना है। क्योंकि बैक इन द डे आई यूज्ड टू बिलीव कि आई वांट टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड बिल गेट्स इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, राइट। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल था मेरा कि बिल गेट्स कैसे बना रिचेस्ट पर्सन, कि ही मेड एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच वाज बेटर देन एवरीबॉडी एल्सेस, सो एवरीबॉडी बॉट हिज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ही बिकेम द रिचेस्ट पर्सन। तो मुझे ऐसा लगता था कि आई विल गो अहेड एंड बिल्ड ए सॉफ्टवेयर कंपनी व्हिच विल बिल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर देन विंडोज, so everybody will buy mine and I'll become the richest person in the world. फॉर्मूला बड़ा सिंपल था, राइट। तो आई रियलाइज कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना पड़ेगा, तो उसके लिए इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। तो आई वेंट अहेड एंड मैंने ड्रॉप लिया 1 साल इंजीनियरिंग के लिए, एग्जाम्स लिखे, वो सब किया। आई फाइनली गॉट इनटू इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में मैं चेन्नई एसआरएम से पढ़ा हूँ। पहले सेमेस्टर में ना केवल आपको केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो कंप्यूटर साइंस का, जो आपकी स्ट्रीम से होता है, विच इज सी और सी प्लस पढ़ाते हैं बेसिकली, राइट। तो लैंग्वेज, इट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं वो उसकी पहली क्लास गया, दूसरी क्लास गया, तीसरी क्लास गया, सर चौथी क्लास में आई न्यू फॉर ए फैक्ट कि मेरे को ये तो नहीं बनना है।
I was very sure that I am not going to be someone who is going to, sit behind a computer and program. I was good at it, by the way. I was good with logic. I was good at logical reasoning. Programming मुझे समझ भी आती थी, मैं कर भी लेता था अच्छी. And मैंने, by the way, in our entrepreneurial journey, मैंने जब भी जरूरत पड़ी है मैंने की भी है. Even when it's not my core and not something that I really enjoy doing, but it's just that वो तीसरी चौथी क्लास तक मैं बहुत श्योर हो गया था कि यार मुझे ये नहीं करना है. I am built for something else and so on and so forth. ये दो बड़े अर्ली ऑन लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे. आई थिंक इन दोनों एक्सपीरियंस के बाद मैं ये if this is a philosophy, then I was able to articulate it at that point in time, that here I don't think it is always about finding what you want to do. If you can keep crossing what you don't want to do, you will anyways land at what you want to do. And it's a lengthy process, but it's also filled with a lot of experiences, lot of unique experiences that most people won't have. So that's how I look at it. No, which is a brilliant thought, because जिंदगी में लाइफ इज नॉट ऑलवेज अबाउट 2+2=4 कि हाँ मैंने ये 8 साल की उम्र में मैंने डिसाइड कर लिया ये करना है. और लाइफ इज नॉट it's very subjective. It's not an objective type question. Yeah. It's a very, very subjective thing. So this is a brilliant approach. And also, आप इस पैसेज में, इस पाथ में जो एक्सपीरियंसेस लेते हैं वो आपको जिंदगी में इतने काम आते हैं. जो क्रॉस आउट करने में जो आप एक्सपीरियंसेस लेते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ज्यादा, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग फोकस्ड कि हाँ मुझे यही बनना है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कभी कभी उस फोकस में आप जिंदगी के अनुभव लेना भूल जाते हो. ये जो अप्रोच है ये आपको सफर की धूल देती है साथ में, और वो सफर की धूल आपको जिंदगी में एक अलग ही इंसान बनाती है. बिल्कुल सही बोलते हैं सर आप. तो मैं जिंदगी को देखते ही थोड़ा सा ऐसे हूँ कि it's a sum of experiences that you have, right? Absolutely. And the more you have them, the better you will get at this game of life. आप इसको ज्यादा समझते जाओगे, आप इसको ज्यादा enjoy, क्योंकि सर एक चीज और है ना विजय सर, and I'm sure you would have a much stronger view on this than mine, कि life is not a race that you can win. Yeah. Because the moment you finish it, you are dead, right? Yeah. So it's about running the race. It's about living that journey. So it's one of those races that you actually don't want to finish. You want to go through it and enjoy it as much as you can. ये वो सफर है जिसमें आप धीरे धीरे चलना चाहते हो, शायद enjoy करना चाहते हो इसके हर मोमेंट को, बजाय कि जल्दी से दौड़ के खत्म कर दिया. So that's how I look at it. जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं वो ये समझ लें कि ये बातें एक ऐसे शख्स के मुंह से आ रही हैं जो बहुत यंग है, और ये वो बातें हैं जो उन्होंने किताबों में नहीं पढ़ी हैं, या अगर पढ़ी भी हैं तो उनको जिया भी है. तो जिया ही है. मेरी एक ही कमजोरी है, मैं किताबें नहीं पढ़ पाता हूँ, तो ज्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ उनको. सुपर. मतलब इतनी एनरिचिंग, जब आप जीते हैं इन चीजों को तो उनकी सच्चाई आपके अभिव्यक्ति में निकल के आ जाती है. When you articulate that thought, it becomes so free flowing. एंटरप्रेन्योरशिप पे आते हैं, क्योंकि आपकी जो बचपन की जर्नी रही है वो तो बहुत सारे मीडियम्स पे अवेलेबल है. आई एम श्योर इसके बाद लोग वहां भी जाके ढूंढेंगे. यूट्यूब पे बाय द वे इनके बहुत अच्छे इंटरव्यूज हैं, प्लीज आप लोग जाके देखें इनकी इंस्पायरिंग जर्नी. मैं सीधे एंटरप्रेन्योरशिप पे आता हूँ, और किसी एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि अन्ना हजारे साहब के मूवमेंट ने आपको बहुत इंस्पायर किया, एंड यू आर अ वेरी पेट्रियोटिक पर्सन, व्हिच इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग to have, such a beautiful thought to have. उसके बारे में जानना चाहेंगे. ये वैसे ना शायद पहली बार किसी इंटरव्यू में हो रहा है कि मेरे से कोई इस साइड के बारे में पूछ रहा है डिटेल में, नहीं तो सब वो कंपनी और स्टार्टअप और ये सब के बारे में बात करना ज्यादा पसंद करते हैं. क्योंकि हमें इंसान में इंटरेस्ट है. Also you wanted to join army, right? So maybe maybe from there. So maybe that is why you like to bring out the patriotic side of people. Absolutely. Because I'm sure you must have one yourself, a very strong one. So sir, मैं ना I consider myself a social activist at heart. मुझे लगता है कि मैं इवन मैं मेरी कंपनी को भी थोड़ा उसी एंगल से रन करता हूँ, to be honest, and मतलब I try and find out
what is the larger good that we can drive out of what we do in our company, and so there's always a social angle that you will see in everything that we do. It has to have a positive impact on the society, or else it doesn't matter. So I am unfortunately I'm not a pure capitalist who is running a company. I am not one of those guys. I'm a social activist type of a person, one. And actually I owe everything that I have, this company, to my social activist side, because my journey actually started with me starting this NGO called बदलेगा भारत when I was in college. First year में सबसे पहले हमने ये NGO start किया था. Me, my classmates from college, 7-8 of us, we together started this NGO. So Shashank, who is my other... Sorry, मैं आपको interrupt कर रहा हूँ. ये साल था 2009 या 10? Yes sir, 2009 के एंड में, 2010 के इनिशियल डेज में सब थॉट्स इवॉल्व हुए, एंड फर्स्ट ईयर के एंड में, विच इज अप्रैल में 2010 इज व्हेन वी स्टार्टेड दिस एनजीओ. तो बदलेगा भारत करके, शशांक वैष्णव इज माय को-फाउंडर एंड माय क्लासमेट फ्रॉम कॉलेज, मी, देयर वर अदर सम ऑफ आवर क्लास बैचमेट्स. तो हमने सबने मिलके ये एनजीओ स्टार्ट किया था. तो सो मच सो दैट कि बस उसी दौरान अन्ना हजारे मोमेंट पूरा पिकअप कर रहा था देश में. तो मतलब वी वर लकी टू लिव इन दैट मोमेंट एंड बी ए कॉलेज स्टूडेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम, आई थिंक. तो I think he changed the way the youth of this country thinks in a lot of ways. He influenced it in such many big ways, right? So मैंने हमने सर बदलेगा भारत became one of the largest student body within the Chennai ecosystem. तो जब हम चेन्नई में कॉलेज में बड़े हो रहे थे, तो कॉलेज में हमने सर कैंडल मार्च किए वहाँ पे. एसआर में जो प्राइवेट कॉलेज, कोई पॉलिटिक्स वगैरह का कुछ सीन नहीं है वहाँ पे. वहाँ उसके पहले कभी कैंडल मार्च नहीं हुआ था. तो हमने 3-3 हजार बच्चों के कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज किए वहाँ पे. एंड देन वी बिकेम मोर लाइक अ अनअनाउंस्ड स्टूडेंट लीडर ऑफ द चेन्नई मूवमेंट. चेन्नई में जितना भी चल रही थी एक्टिविटीज, वहाँ पे उसका पूरा स्टूडेंट साइड, यंग साइड हम लोगों ने लीड किया पूरा. लॉट ऑफ एंथुसियाज्म, लॉट ऑफ दैट. तो बदलेगा भारत का मैं आपको बताता हूँ. तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या था कि हमको ये लगता था कि यूथ जो है वो कनेक्टेड नहीं है देश के साथ, उनके साथ उनकी भाषा में कोई उनसे बात नहीं करता है. एंड वी नीड टू फिगर आउट वेज टू talk to youth in their own way, one. And second, we wanted to bring technology to influence the outcome of elections in some way, right? तो हम क्या करना चाह रहे थे back in the day, आपने अभी myneta.info के बारे में सुना होगा, right? तो हम लोग actually we wanted to build something like a Flipkart for politicians. So all your politicians are listed on this platform. Whenever you're going to an election, you go and you are able to compare between 4, 5, 10 candidates that are in your area, and you can compare उनका education, उनका criminal record, उनका सब कुछ, मतलब उनका काम का record सारा वहाँ पे listed हो, and somebody was able to compare between the two, and एक simple grading system पे आप समझ सको कि actual में on merit who is a better guy, who has more experience and all of those things, right? पर वो एंड मतलब कॉलेज में थे, इतना जोश था, हमें लग रहा था कि बस अगली सरकार तो हम ही बनाएंगे एंड पलट देंगे सब कुछ एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो लॉट ऑफ एंथुसियाज्म बैक इन द डे. इसका जो फाइनल कॉन्टेक्स्ट है वो ये कि मेरे लाइफ में 2 बड़े सपने हैं. सपने क्या मतलब गोल्स हैं, सपने नहीं बचे हैं, वो गोल हो गए हैं. एंड उसमें से एक ये है कि आई बिलीव दैट आई विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री वन डे. तो मुझे लगता है मैं बनूंगा ही, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आई वांट टू, आई विश टू. अब मुझे लगता है कि मैं बनूंगा, 100% बनूंगा. इट्स जस्ट एन इवेंचुअलिटी, कभी ना कभी होगा. तो वो सब मतलब ये सारी कहानी मेरे उस गोल के अराउंड की है, जो फिर इवॉल्व हुआ बाद में कंपनी में, और ये सब जो हम अभी कर रहे हैं उसमें मीडिया की तरफ निकलता गया वो बाद में. बट दोज आर सम एनेक्डोटल थॉट्स अराउंड दैट. ये जो शुरुआती जर्नी थी जो कॉलेज में बदलेगा इंडिया वाली, क्या कॉलेज से सपोर्ट या विरोध, एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्या कुछ इस तरह का हुआ? क्योंकि जनरली कई बार लोग इसको अलग नजरिए से देख लेते हैं. आई नो. तो सर
कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो ऐसा कोई उन्होंने ना सपोर्ट किया, आई डोंट थिंक ना उन्होंने विरोध किया इसका। परमिशन वगैरह ली तो थोड़ी सी मतलब द यूजुअल हासिल के बाद मिल गई थी परमिशन वगैरह एंड ऑल दोस थिंग्स। तो पहली बार वहां हो रहा था, कॉलेज भी बड़ा सरप्राइज था कि कोई यहाँ पे आके ये सब ये सब कर रहा, क्योंकि होता नहीं था वहां ऐसा कभी। बट फ्रॉम दिस सोसाइटी सो टू से, राइट, विच इज योर कॉलेज बैचमेट्स, योर पीपल अराउंड यू एंड ऑल, राइट। सो देयर वाज वन साइड जहां हम 3000 बच्चों को मोबिलाइज कर पाए थे और एक कैंडल मार्च की फॉर्म में उनको इकट्ठा कर पाए, एंड वी वर एबल टू ड्राइव अ लॉट ऑफ जोश इन दैट। एंड देयर वाज द अदर साइड जहां पे इसके बाद लोग हमें ऐसे बोलते थे, अन्ना हजारे आ गया, या देखो ये बदलेगा भारत आ गया, नेताजी आ गए, या वो, राइट। देयर वाज अ लॉट ऑफ sarcasm and there was a lot of name calling that would happen around the society. But I think somehow we used to enjoy it. हमें तो अच्छा लगता था, कोई अन्ना हजारे से कंपेयर कर रहा है, भाई ठीक है, अपने छोटी दुनिया में वो मजाक बना रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। तो I think we took it like this. हम तो यहाँ हमने वो बैचेस बनाए हुए थे बदलेगा भारत के, हम यहाँ पहन के घूमते थे उनको, ताकि किसी को नहीं भी पता हो तो पता चल जाए। एंड इवन इफ यू रिमेम्बर, एक बार एक कैंपेन चलाया था कि पीपल यूज्ड टू, सो हम क्या करते थे ना, हमने एक A4 साइज पे प्रिंट किया, मैं भी अन्ना, ठीक है, मैं भी अन्ना का कैंपेन, यू रिमेम्बर, टोपी वाला और वो सब चला था। तो हमने एक A4 साइज पे प्रिंट किया और हम उसको अपनी पीठ पे चिपका के घूमते थे पूरे दिन कॉलेज में। एंड यू नो अगेन मतलब this would lead to a lot of jokes, but we loved those jokes because they helped us start a lot of conversations around which is so brilliant to know कि इतनी young age में ही एक ट्रांसफॉर्मेशनल साइड थी आपके अंदर कि हाँ कुछ कंट्रीब्यूट करना है, कुछ देना है। और आई एम श्योर उस समय जो है वो जोश कोई करियर एस्पिरेशन को लेकर नहीं होता, वो जोश होता है कि हाँ वाकई कुछ बदलाव लाएंगे। बिल्कुल वही था, वही मतलब वो बदलाव लाने की ही ललक थी। कैरियर तो उसमें क्या ही था, मतलब वो एक कैरियर यही था कि देश का प्रधानमंत्री बनना है, किसी दिन वो पॉलिटिकल एस्पिरेशन थी, वो सब था। लेकिन और वो तो है अभी भी, लेकिन उस समय तो इसीलिए कर रहे थे कि यार कुछ कर दें देश के लिए, मतलब ऐसे मतलब ये बेचारा 80 साल का बूढ़ा लगा हुआ है करने को, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब बेसिकली ऐसे ये दैट वाज द थॉट कि यार वो आदमी इस उम्र में लगा हुआ है कुछ बदलने को, हमारे लिए लगा हुआ है। फ्यूचर तो हमारा, उसके पास तो 10 साल 20 साल हैं शायद आगे के, हमारे पास तो 50 साल बचे हुए हैं कम से कम भी, अभी 50 साल 70 साल बचे हुए हैं अपने जीने के। तो इफ यू कैन चेंज समथिंग, यू नो, एंड आई थिंक I don't know what most people believe. People have their own contradictory views on the movement, but I believe Anna Hazare movement was one of the most successful moments in the history of independent India, because genuinely youth के विचारों को बदला उन्होंने, मतलब they connected youth with mainstream politics. They interested the entire country into having a conversation around something which is important to all of us, and I think people like me came out of that movement in a very different thought process and very different view of the country. I think so. I completely agree with you on that. मुझे याद है मैं किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहा था, और सिविल सर्वेंट हैं वो, ब्यूरोक्रेट हैं, और मैंने उनका भी यही सोच थी कि अगर एक इंसान इतने करोड़ों लोगों को मोबिलाइज कर ले रहा है तो उसकी सोच में जरूर कुछ ना कुछ ईमानदारी होगी। बिल्कुल। The honesty of the thought is reflected in the number of people who joined that movement. It's an irony कि उसका follow up जो है वो अगर उसका follow up एक strong action के साथ होता तो शायद हम लोग और कुछ और सुधार देखते, लेकिन वो जो movement हुआ उससे ही जो भले ही शायद 10,000 लोगों की सोच बदली, 15,000 लोगों की सोच बदली, लेकिन वो सोच बदली। करोड़ों में है वो नंबर, लेकिन ठीक है। मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर लेके चल रहा हूँ, और मुझे लगता है कि कभी ना कभी वो रिफ्लेक्ट करेगी एक बहुत ही बेहतरीन इलेक्टोरल और पॉलिटिकल रिफॉर्म में। आई एम श्योर इट विल हैपन। चलिए, इस पे ये तो बहुत सीरियस चर्चा हो गई। अब चाहते हैं आपकी जो दूसरी एस्पिरेशन जो मैंने सुनी, ऐसा सपना जो आपको सोने ना दे। पहला ऐसा सपना था प्रधानमंत्री बनना, और दूसरा सपना मार्स वाला जो था,
अब जरा वो बताइए कि भाई मतलब मरे आदमी चाहे धरती पे चाहे मार्स में, लेकिन ये मार्स पे ही क्यों मरना है? जी, आपने रिसर्च बहुत तगड़ी करी है, लेकिन ये मानना आपने, यू हैव सीन योर कंटेंट एंड मतलब आपने वाकई में देखा है सारा कंटेंट मेरा। बट एनीवेज, तो देखते मुझे मैंने वो चीजें पकड़ी हैं जो बहुत पिक्यूलियर है। आई एम श्योर लोग देखते होंगे, रिसर्च करते ही होंगे, पर पिक्यूलियर चीज है जी। तो सर, मरने का मार्स पे इसलिए है क्योंकि, तो उसका मैं इलेबरेट करता हूँ उस सपने को कि उसका गोल का एक्चुअल क्या है सीन। तो आई एम इंस्पायर्ड बाय मिस्टर मस्क अलॉट, एलॉन मस्क जो है यूएस में, जो स्पेसएक्स और टेस्ला के फाउंडर है। तो आई बिलीव इन व्हाट ही सेज। सो ही सेज कि भाई ह्यूमंस शुड बी ए मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज, ठीक है, बिकॉज we are nothing but one big rock hitting our earth away from getting extinct, right? And that is, मतलब एक point पे dinosaurs were as many as today there are humans on the planet, and they were so much more stronger, they were bigger, they were everything, and then an asteroid came and they all just got extinct, right? तो हमारी तो उसमें फिर मतलब हमारी औकात ही क्या है, टू बी, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, अगेंस्ट द लार्जर यूनिवर्स, राइट? तो एज द मोस्ट इंटेलिजेंट नॉन स्पीसीज इन द यूनिवर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रिजर्व करने के लिए हम we reduce the risk of that extinction as much as we can, right? And so we have to become multiplanetary species. That is the most obvious step, one. Second, and the more obvious explanation is कि we have anyways fucked up this planet in a big way, right? हमने इसको तो बहुत हद तक बर्बाद कर ही दिया है, right? Resources and जिस तरह से हम पूरे planet को use कर रहे हैं basically, right? Without understanding and realizing the long-term effects of the same. So I genuinely want humans to become multiplanetary species, and it is one of the most important social cause one can take up today. जब आप एक बार नेशनलिस्टिक बाउंड्रीज को तोड़ देते हो और उससे बाहर निकल के सोचने लगते हो, व्हेन यू, सो नेशनलिज्म से ऊपर एक ही चीज है, वो ह्यूमैनिटी। जब मतलब आप अगर यू देखें कि जो चीज आपको ड्राइव करती हैं या जिनके साथ आप कनेक्ट करते हो या लार्जर लेवल पे आप इम्पैक्ट क्रिएट करने की बात करते हो, तो एक होता है अपने देश के लेवल पे, फिर उस देश के लेवल के बाद की बाउंड्री जब आप तोड़ते हो, फिर आप ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हो। एंड व्हेन आई थिंक अबाउट ह्यूमैनिटी, the most good I can do to humanity in my lifetime is help it become a multiplanetary species instead of just Earth, right? So I want to be one of the most important people in we being able to land on Mars and colonize it and start living there, and I want to do it within my lifetime. So which is why the goal is that Mars should be a livable planet so that people live there till the end of their lifetime. So I want to die there, right? Not just live there. I just don't want to visit Mars. I want to live there so that I can die there. And that's how the goal of dying on Mars comes in. And that's such a brilliant thought again. Why? Because when you become a multiplanetary species, you are automatically reducing the burden on the planet Earth. Yes. So obviously, that's the idea. Exploitation इतना ज़्यादा already हो चुका है, उसको थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी, जो कि आजकल पिछले 4 महीने से ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है थैंक्स टू द वायरस। अब आते हैं एक और चीज पर। आत्मनिर्भर भारत की बात हुई है पिछले कुछ महीनों में, और जो हमारी सरकार है इस समय की, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका जोर बहुत ज्यादा स्किल बिल्डिंग पर है, which would automatically lead to eventually entrepreneurship. और आप और जो नई एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, उसमें भी कहीं ना कहीं स्किलिंग पर भी जोर दिया गया है, खाली किताबी ज्ञान पर नहीं।
आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं। अब थोड़ी सोच थोड़ी सी बदल रही है, बहुत नहीं अभी भी बदली है, लेकिन बदल रही है। आपकी राय, आप योर एडवाइस एंड योर एक्सपीरियंस विद एंटरप्रेन्योरशिप, ये जानना चाहेंगे। तो आत्मनिर्भर भारत से शुरू करते हैं। तो लेट मी टेल यू, I've been an entrepreneur for 10 years now, a decade. So and when we started back in 2009-10, it was a very different world, right? मतलब Flipkart was just starting up, which is today the most successful exit the Indian industry has ever seen, right? So उस समय angels, VCs, you know, कॉलेज में e-sales, एंटरप्रेन्योरशिप का इतना सारा प्रमोशन, इस तरह के इंटरव्यूज, ये सब बहुत कम होता था। एंड ऑफ कोर्स डिजिटल वाज आल्सो नॉट सो बिग, जियो हैड नॉट हैपेंड, राइट? हम लोग स्मार्टफोन्स वर वेरी अर्ली इन द इकोसिस्टम, राइट? चाइनीज हैड नॉट इन्वेडेड इंडियन इकोनॉमी द वे दे हैड डन टिल नाउ, एंड मतलब ये सब चीजें नहीं हुई थी, राइट? तो हमने ये सब एक्सप्लोर नहीं, देश का प्रधानमंत्री आके आत्मनिर्भरता या वोकल फॉर लोकल या इस तरह की बातें नहीं कर रहा था, राइट? ये सब चीजें नहीं हो रही थी। तो इन सब चीजों के मद्देनजर उस समय इट वाज वे मोर डिफिकल्ट टू स्टार्ट देन इट इज टुडे। तो आई वुड जस्ट से यार, लुक एट इट लाइक दिस कि 1 बिलियन लोगों का मार्केट आपके सामने है। मतलब आपको है ना, आपको इवन मतलब हम जब शुरू कर रहे थे तो हमें कंपनी को बड़ा करने के लिए उस समय हम ग्लोबल सोचते थे कि अगर इंडिया से ग्लोबल कोई क्रैक कर लेगा तो हम वी विल बी एबल टू बिल्ड अ बिग लार्ज कंपनी, क्योंकि इंडिया में उस समय इंटरनेट यूजर्स मतलब 100-150 मिलियन यूजर थे हार्डली। फिर उसमें बाइंग कैपेसिटी की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो सब इश्यूज। आज के दिन इंडिया इटसेल्फ हैज सच ह्यूज मार्केट, एंड इफ वी कैन डू जस्ट सिंपल थिंग, जितने भी हम ये फॉरेन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जितने भी हम ये कंपनियां जो बाहर से आके हमारे देश में अभी उन्होंने एज ए मार्केट हमारे कंट्री को एड्रेस किया है, एंड वी गिव देम बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर, इफ यू कैन जस्ट सिंपली रिप्लेस देम, एंड which itself is such a huge opportunity, such a huge opportunity. अभी मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। One of my friend called me couple of weeks ago and he said, यार मेरे पास है ना इंडिया के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि इंडिया में स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी ये काफी मैन्युफैक्चर होने लग गए हैं अभी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे होम ग्रोन ब्रांड्स नहीं है हमारे पास। हम जो खरीदते हैं वो ब्रांड्स जो है ना, वो भी अभी या चाइनीज हैं या अमेरिकन हैं या कोरियन हैं, यू नो, सम और यूरोपियन ब्रांड्स है किसी न किसी फॉर्म में। तो उसने ये बोला कि आई वांट टू स्टार्ट एन इंडियन ब्रांड। मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत नहीं है करने की, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडिया में बहुत लोग हैं, आपको सिर्फ उनके साथ पार्टनर करना है। आई वांट टू बिल्ड एन इंडियन कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड, राइट? सो स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी और फ्रिज और वॉशिंग मशीन और व्हाटएवर, आप सर देखो एक बार इन मार्केट्स में इंडियन ब्रांड्स बहुत कम है, हार्डली कोई इंडियन ब्रांड है। एक वीडियो कौन हुआ करता था, वी नो उसका भी हर्षर क्या हुआ है, कैसा हुआ है, ऑल राइट। टुडे दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन टू गो आउट देयर एंड स्टार्ट अ smartphone brand in this country, or a smart TV which is going to be such a huge boom in next few years. That brand in India, and he's going to start it, and I said, you know, happy to help you on marketing and all. So we're going to help them build this brand and all. तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं अभी फिलहाल इस देश में। एंड अगर हमें हमारे प्रधानमंत्री के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करना है, तो प्रोबेबली दिस इज द ओनली वे। आई एम नॉट, मतलब मेरे हिसाब से तो कोई और दूसरा तरीका ही नहीं है। मतलब द ओनली वे इज व्हेन वी कैन हैव आवर मनी इन आवर ओन कंट्री। मतलब हमें हमारे देश के रिक्वायरमेंट्स का जो, सर सोचिए ना, सुई से लेके टॉयज, मतलब खिलौने भी नहीं बना सकते क्या हम अपने? हम वो भी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट? होपफुली वी विल स्टॉप डूइंग दैट नाउ, राइट? तो हम खिलौने, बच्चों वाले भी और बड़ों वाले भी, बड़ों के खिलौने स्मार्टफोन है, छोटों के बच्चों के खिलौने दूसरे हैं, तो वो हम सारे ही वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज प्रोबेबली in 7 years of this government, I think this is the most important campaign, and this is the most beautiful decision that they have taken, I believe, which is, you know, moving towards an Atmanirbhar Bharat. And
आई रियली विश वी बिकम सक्सेसफुल एट दिस वन. अगर हम सारे सब कुछ भूल के केवल इस एक मिशन को कामयाब कर लेंगे तो आई थिंक वी विल बी a very different country in 3 years from now. I'm very sure about it. और आपने वो रास्ता भी दिखाया है कि अगर कुछ शुरू करें तो उसको स्केल अप किया जा सकता है. विटी फीड जो कि अब नुक्कड़ है, उस पर कुछ बताइए. विटी फीड अब नुक्कड़ है, उसका पूरा नाम है नुक्कड़ बाय स्टेज. तो स्टेज इज द लार्जर ब्रांड दैट वी आर बिल्डिंग नाउ. मैं स्टेज के बारे में आपको थोड़ा सा क्विकली बताता हूँ. गोइंग बाय दिस द सेम फील्ड ऑफ आत्मनिर्भर, हम हमारे देश के लिए सॉल्व करें. बस थोड़ा सा 1.5 साल पहले, बिफोर ऑल ऑफ दिस हैपेंड इन द कंट्री इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, हमने 1.5 साल पहले इस चीज को थोड़ा सा इन्विजन किया दैट हमें और उसके पहले विटी फीड पूरा अमेरिकन ऑडियंस के लिए सॉल्व कर रहा था एंड वी वर डूइंग वेरी वेल, रेवेन्यू था, सब कुछ था. एंड देन वी डिसाइडेड टू पिवट. हमें थोड़ा सा आभास हुआ, कुछ बिजनेस चेंजेस हुए, उसकी वजह से मौका मिला ये सोचने का कि हम स्क्रैच से सोच सकते हैं कंपनी के बारे में, पिवट कर सकते हैं कंपनी में, विच इज व्हेन वी रियलाइज्ड कि अगर हम सो आई लुक एट इंडिया इन आवर कंट्री इन 2 different audiences. One is India, one is Bharat, right? So there is this huge India versus Bharat debate, and I define this India versus Bharat as कि everybody who is online minus the top 10%. So ये top 10% India है and everybody else is Bharat. So there's a lot of Bharat that lives in Delhi, Bombay, Bangalore also, and there's a lot of India that lives in Indore, Lucknow, Kanpur, Ludhiana also. मतलब it's not defined by geographies. Usually लोग क्या करते हैं ना, Tier 1, Tier 2 cities के फॉर्म में पूरा भारत डिफाइन कर देते हैं. तो हमने ये देखा कि ये जो भारत की ऑडियंस है जो अभी ऑनलाइन आई है, जो 450 मिलियन की ऑडियंस है, अगर हम देखें कि इनके लिए कौन सी कंटेंट कंपनीज हैं जो सॉल्व कर रही हैं, तो ये सारी कंटेंट कंपनी जो टॉप कंपनीज वहां पे चल रही हैं सर, वो है चाइनीज यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट, और उसके नाम पे फिल्दी कंटेंट. तो वहां पे हमने ये पूछा अपने आप से कि मैं भारत से आता हूँ, मैं गांव से आता हूँ, क्या यही कंटेंट हम कंज्यूम करना चाहते हैं? मे बी ये कंटेंट जरूर कंज्यूम करना चाहते हैं, लेकिन क्या इसके आगे कोई कंटेंट नहीं है जो हम देखना चाहते हैं? क्या भारत प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट नहीं चाहता कंज्यूम करना? क्या भारत सेंसिबल कंटेंट नहीं देख सकता? और उस समय जवाब ये निकला सर कि प्रॉब्लम ये है कि जब अपने एसी चैम्बर से कंटेंट बना रहा होता है इंडिया, वो उसका इतना बड़ा शहरी बायस है, सिटी का बायस है उसके दिमाग में, कि वो कभी भारत के लिए बना ही नहीं पाता है. और वो उसके लिए बनाता है जहां पे एडवर्टाइजर पे करता है. कंटेंट बिजनेस से एडवर्टाइजिंग फंडेड होते हैं, तो वो उन लोगों के लिए बनाता है जिसके लिए एडवर्टाइजर पे करने को तैयार है. उसने कभी भारत के लिए बनाया नहीं, और भारत का पूरा मार्केट इसलिए खाली रह गया. इसलिए चाइनीज आए और उन्होंने पूरा टेक ओवर कर लिया, एंड यू नो वी सॉ व्हाट हैपेंड देन, राइट? तो वहां पे हमने डिसाइड किया कि वी विल बिल्ड ए प्रीमियम एंड सेंसिबल कंटेंट कंपनी फॉर भारत, एंड दैट इज व्हाट बिकेम स्टेज. तो स्टेज आज के दिन क्या है, अगर भारत के लिए आपको कंटेंट कंपनी बनाना है तो भारत लोग आपको बताते हैं कि आप वर्नाकुलर करो, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, ये सब करो आप, राइट? सर वहां पे हमने ये देखा कि लैंग्वेज का गेम ही नहीं है, असली गेम है डायलेक्ट्स का. भारत बोलियां बोलता है, भारत भाषाएं नहीं बोलता है. बोलियां शहरों में बोली जाती हैं. दिल्ली में एक मजदूर बिहार से आ गया, एक यूपी से आ गया, एक हरियाणा से आ गया, एक राजस्थान से आ गया, तो उनको मजबूरी में हिंदी बोलनी पड़ेगी ना. अगर वो अपने अपने डायलेक्ट बोलने लगे तो कोई किसी को नहीं समझेगा. आप गुड़गांव से 20 किलोमीटर अंदर जाओ, हरियाणा में जाओ, एंड फिर देखो आपको हिंदी बोलने वाला प्राणी नहीं मिलेगा कोई. वहां सब हरियाणवी बोलते हैं. राजस्थान में जाओगे तो आप मेवाती है, मारवाड़ी है, शेखावटी है, ये सब बोलते हैं. यूपी में जाओगे तो खड़ी बोली है, ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है. बिहार चले जाओ, भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, अंगिका है, बजिका है. एमपी में आओगे तो मालवी है, निमाड़ी है, बुंदेलखंडी एमपी में भी बोली जाती है काफी हद तक. फिर आप महाराष्ट्र में चले जाओ तो कोंकणी वैसे लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ उसको गोवा की वजह से, लेकिन कोंकणी अपने आप में एक छोटा डायलेक्ट है. वैसे कोंकणी है, कोल्हापुरी है, मालवानी है, यू नो हर जगह. मतलब साउथ में चले जाओ सेम सिचुएशन है. तमिल, तेलुगु, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, इन सब में अपने अपने 4-4, 5-5 डायलेक्ट्स हैं. तो भारत एक्चुअल में ये डायलेक्ट बोलता है. और इसीलिए जो कहावत है ना कि हमारे देश में हर 10 कोस में बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, नहीं बोलते हैं वो, बोली बदल जाती है बोलते हैं. तो हमने ये समझा कि भारत के लिए अगर प्लेटफॉर्म बनेगा तो वो बोलियों में होगा, ना कि भाषाओं में होगा. तो सर स्टेज दुनिया का पहला
डायलेक्ट बेस्ड OTT है. It's basically a Netflix but for भारत, completely in dialects. Imagine कीजिए आप, हरियाणवी में Netflix, राजस्थानी में Netflix, बुंदेलखंडी में Netflix, तो स्टेज वो है. And I would invite you to download the app whenever you have time and try it out. अभी हरियाणवी में है केवल, बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें लोगों का वहाँ पे. एंड नुक्कड़ जो है वो उसी सीरीज में एक हिस्सा है. नुक्कड़ उसी बड़ी स्टोरी का कि भारत के लिए प्रीमियम और सेंसिबल कंटेंट बनाया जाए, उसका ही एक हिस्सा है. वो ये कि आप देखिए जो भी मीडिया कंपनीज हैं, वो या तो न्यूज चैनल्स हैं जो कि प्रोपेगेंडा चलाती हैं, बेसिकली उनका अपना प्रोपेगेंडा चल रहा है और वो लोगों को ब्रेन वॉश कर रही हैं. और जो न्यू एज मीडिया कंपनीज है वो सारी डम एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाती हैं क्योंकि वो वायरल हो जाता है बहुत आसानी से, राइट. तो हो क्या रहा है ना सर, भारत जो है वो बेचारा बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है कंटेंट से. उसको एम्पावरिंग कंटेंट कोई बना के ही नहीं दे रहा है. इन्फॉर्मेशन इज व्हाट इज एम्पावरिंग. यूजुअली न्यूज ये रोल प्ले करता है, बट न्यूज कर नहीं रहा है वो रोल प्ले. तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं रही है, और जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी वो लोग एम्पावर कैसे होंगे, वो लोग उनका अपग्रेडेशन कैसे होगा, वो लोग बेटर डिसीजंस कैसे लेंगे लाइफ में. बट इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम नहीं है कि वो बोरिंग होती है, वायरल नहीं होती है, तो कोई करता नहीं है उसको. तो हमने नुक्कड़ में क्या किया है ना, वी हैव ट्राइड टू मेक इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग. एंड व्हाट वी हैव डन इज, जैसे कि आई एम श्योर यू मस्ट बी फॉलोइंग कॉमेडी सेंट्रल के जो ट्रेवर नोआ है, जॉन ऑलिवर है, जिमी फैलन है, स्टीवन कॉल्बर्ट है, या डेविड लेटरमैन जो लेजेंडरी जिन्होंने डेली शो किया, राइट. वो क्या करते हैं यूएस में, न्यूज शो है लेकिन कॉमेडियन करता है न्यूज शो को. एंकर इज ए कॉमेडियन which means it become a satire based news show. तो नुक्कड़ is a comedy central for भारत, जहां पे हमने क्या किया है ना, we have built our own comical characters, और ये characters सारे subject matter experts हैं. इन सब के वीकली शोज होते हैं. तो हम फाइनेंशियल लिटरेसी पे हमारा एक शो है, पी बोले तो पैसा. हमारा फेक न्यूज पे एक शो है, सच साफ है. हमारा एक हेल्थ एंड फिटनेस पे शो है जिसका नाम है डॉक्टर दीदी. हमारा ऐसे ही फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसेस पे एक शो है. हम एक डिबेट शो लाने पे प्लान करें. ऑल इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट, वेरी सीरियस कंटेंट, बट डन इन ए वेरी सटायर बेस्ड स्टाइल, इन ए वेरी फन सॉर्ट ऑफ स्टाइल. सो पीपल लव इट. मतलब ये जो मिथ है ना कि भारत केवल मतलब सेक्सुअल कंटेंट लाओ या क्लीवेज दिखाओ या फिल्दी कंटेंट लेके आओ, स्लीजी लाओ तो ही देखता है. मतलब people have been never wrong. People have never been more wrong than this. मतलब इतना ज्यादा भूख है अच्छे कंटेंट के लिए भारत में, जस्ट दैट कोई बना ही नहीं रहा है. इतना खाली स्पेस पड़ा हुआ सारा का सारा वहां पे. तो नुक्कड़ ये सॉल्व कर रहा है. स्टेज का ही हिस्सा है वो, बट दिस इज पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन इज व्हाट वी आर एड्रेसिंग थ्रू इट. बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहतरीन इंसाइट के लिए. मतलब इतना इलैबोरेटली आपने ऑडियंस को समझा और मुझे समझाया, अपनी ऑडियंस को समझा, देश की ऑडियंस को समझा और मुझे समझाया. आज आई हैव नेवर बीन सो एनलाइटेंड. हमने कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करी थी कि लाइफ जो है ये सबसे खूबसूरत चीज है कि इसमें अगर पहुंच गए तो मतलब मर गए. तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा कि सफर अब जो है आगे 10 साल 20 साल का क्या देख रहे हैं. तो 10 साल 20 साल तो बहुत लंबे हैं. 10 साल 20 साल में तो वो पीएम बनना और वो मार्स तक पहुंचना वो सब है, नहीं तो फिर पॉइंट ही क्या बचेगा. लेकिन अगले 3 से 5 साल जो मैं देखता हूँ वो स्टेज के राउंड में ही देखता हूँ पूरा. आई बिलीव जो करीब 40 के करीब हमने बोलियां आइडेंटिफाई की हैं पूरे देश में. अगर हम 40 बोलियों में काम कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट हम मेजॉरिटी लेवल पे ऑलमोस्ट देश के सारे लोगों को उनकी बोली में कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे. तो स्टेज और स्टेज के अंदर ही नुक्कड़ दोनों अगले 3 से 5 साल में, आइडियली 3 साल में आई थिंक, क्योंकि ग्रोथ काफी फास्ट हो रही है. तो 3 साल में ये पूरी 40 बोलियों में देश के लोगों तक ये प्लेटफॉर्म पहुंचाना है. 3 साल में इंडिया के करीब 800-850 मिलियन इंटरनेट पे होंगे यूजर्स. 5 साल में 1 बिलियन का नंबर क्रॉस कर जाएगा इंडिया. तो हम भारत के वो 1 बिलियन लोगों को अपने प्लेटफॉर्म से एड्रेस करना चाहते हैं, और उसमें से फिर जितने ज्यादा को हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ पाए और उनको उनकी बोलियों में इज्जतदार कंटेंट, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट, समथिंग दैट दे कैन एंजॉय विद देयर फैमिली, विद देयर चिल्ड्रन, एंड दे कैन ग्रो अप बीइंग प्राउड ऑफ देयर लोकल कल्चर, देयर लोकल डायलेक्ट, देयर लोकल. अभी क्या होता है ना कि
मतलब सर my entire childhood I grew up thinking Haryanvi is a bad thing. I used to hate Haryanvi, and I'm confessing this for the first time on record, but I used to hate Haryanvi. मैं घर में मेरे को हरियाणवी बोलता था उसको डांट देता था. मैं मेरे छोटे भाई बहन को हरियाणवी नहीं बोलने देता था मेरे आसपास में. मैं मेरे I used to hate it so much. I was made to believe that it's a filthy thing. क्योंकि इसमें जितने गाने मैंने सुने कभी बहुत गंदे थे. मैं कभी मेरे परिवार के साथ वो YouTube पे इतने गंदे गंदे गाने या जितना भी मैंने आसपास में सुना मेरे उसका बहुत ही filthy version सुना हमेशा. And now when I started to realize that how I wish I can speak Haryanvi with everyone. It's that good. जब हमने content बनाया उसमें और इतना beautiful content, मतलब I have never felt more connected with anything else in my life, and I think everybody in this country will feel the same way when they can see great quality content in their own local dialects. So मुझे लगता है देश के कल्चर को बचाने के मिशन पे हैं फिलहाल तो, और देश के लोगों को ये बिलीव करवाने पे कि we have something awesome, we need to just protect it and we need to be proud of it. तो अगले 3 से 5 साल में वो 1 बिलियन लोग, ड्रीम इज that is the dream कि 1 बिलियन लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे हों, क्योंकि हम एड्रेस सबको कर पाएंगे. तो उसके बाद देन इट्स जस्ट अ गेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. तो पूरे 1 बिलियन को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ पाए, उनको वो कंटेंट दिखा पाए, वो उसको यूज कर पाए, एंड इन द प्रोसेस इट बिकम्स अ मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी. And I use all that money to start a space company then, and parallelly probably a political party, or hopefully by that time one of the political parties of this country come to senses and I join them, and something like that, some version of that. So I really don't plan too much in the future. I do have goals, milestones हैं वो सारे journey के, but then I believe life is like a river. You have to let it flow. It will make its own way, and आपको बस सिर्फ ये थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए कि आपको कहाँ तक जाना है, कौन से माइलस्टोन्स हैं, ताकि आप स्टीयर करते रहो बस उसको. आप अपनी मेहनत से, आप अपनी लगन से, आप अपने थॉट से उस नदी को बस स्टीयर करते रहो. That's all you need to do. बाकी तो फिर जिंदगी अपने आप रास्ता बनाती रहती है. बड़ा मजा आया. जाते जाते मैं एक चीज और जानना चाहूंगा. मैं बड़ी कौतूहलता है इस बारे में. जब किसी ने हवाई जहाज बनाने का सोचा होगा तो उसको पागल घोषित किया गया था. किसी ने बिजली लाने का सोचा था तो उसको भी पागल घोषित किया गया था. तो कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा, कुछ भी बड़ा करना है अगर आपको, तो थोड़ा सा पागलपन जरूरी है. क्या आपके जो को फाउंडर्स हैं इस पागलपन को शेयर करते हैं, या बैलेंस बना हुआ है कि थोड़े से पागल हैं कुछ लोग और कुछ लोग जो है एकदम लीक पे चलने वाले? पागल नहीं होते तो होता ही नहीं. 10-11 साल की जर्नी हो गई अब तो साथ में. वी हैव स्पेंट अ डेकेड टुगेदर. एक तो मेरा भाई है, तो उसने तो बेचारे ने पूरी जिंदगी मेरे साथ ही बिताई है. दूसरा भाई से भी बढ़ के है, तो उसको 11 साल हो गए. तो एज गुड एज, मतलब पूरी जवानी हमने साथ जी है. तो मतलब अभी तक की जितनी रही है जवानी, तो वो सारी हमने साथ जी है. तो दोनों पागल हैं सर. पागलों के बिना ये सब, पागलों के बिना ये सब होता नहीं है. इतने बड़े सपने देख नहीं सकते आप बिना पागल. बिल्कुल. और मुझे तो, हमें तो सर मतलब ऑलमोस्ट डेली लोग पागल घोषित करते हैं. मेरे पापा, मैं कभी कभी ये सब सपने बैठ के घर में बताने लगता हूँ, कभी किसी बात पे बातें निकलती हैं, तो मेरे पापा आखिरी में ये कह के उठते हैं, यार पागल है यार तेरा, तुझे पता नहीं चला तू पागल. तो पागलपन जरूरी है सर. मतलब हमारे देश में ना, सॉरी मैं थोड़ा और टाइम ले रहा हूँ, 30 सेकंड, कुछ बात याद आ गई. हमारे देश में सर क्या समस्या है ना, और अनदर ग्रेट डिसीजन बाय दिस गवर्नमेंट बाय द वे, जो पिछले हफ्ते ही हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अराउंड में. सच एन अमेजिंग थिंग दैट दे हैव डन. सर हमारे देश में है ना, हम लोग है ना फेल्योर को सेलिब्रेट नहीं करते हैं. हमारे यहाँ फेल होना अलाउड नहीं है. मतलब सर किसी बच्चे को अगर, मतलब प्री स्कूल में भी कम मार्क्स आ गए, कम सर. और हमारी फेल्योर की डेफिनेशन भी खतरनाक है. रिलेटिव है फेल्योर की डेफिनेशन, लिटरली रिलेटिव है. मतलब किसी के कितना आया उसके बेसिस पे हम अपना फेल्योर डिसाइड करते हैं. तो हमारे यहाँ ना कल्चर नहीं है फेल्योर होने का. मैं तो लोगों को बोलता हूँ, भाई इफ देयर इज वन थिंग दैट यू शुड डू इन लाइफ, यू शुड फेल अ लॉट, बिकॉज और एल्स यू कांट सक्सीड. जो लोग जिंदगी में फेल्योर नहीं देखते हैं ना सर, वो क्या करते हैं, वो जिंदगी के एवरेज साइकिल में फंस जाते हैं. उनको लाइफ में ना एवरेज में मजा आने लगता है. वो उनका जो स्पेक्ट्रम है ना, वो बहुत लिमिटेड हो जाता है.
जब आप फेल्योर देखते हो तो आपको बॉटम ऑफ द यू कर्व पता होती है कहाँ पे है। आप समझ रहे हैं, आपको बॉटम ऑफ द यू कर्व पता है कि अब वो कहाँ है। अब वहां से जब आप ऊपर के देखते हो ना तो कमाल की बात है। प्लीज कंटिन्यू। तो सर आप एम्बेरेस कर रहे हैं उसे करके, बट एनीवे दिस इज ब्रिलियंट एंड आई विल मेक श्योर कि एटलीस्ट इसका तो क्लिपेट बन के हम इसको वायरल करें कि ये दिस इज व्हाट लाइफ इज, दिस इज व्हाई फेलियर इज इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फेल इन लाइफ। बिकॉज कितनी खूबसूरती से आपने समझाया कि उस यू कर्व का सबसे नीचे का हिस्सा भी आपने देख लिया, तो अब आपका जो ग्राफ है वो इतना बड़ा हो। तो वहां से एक तो क्या होता है ना, वहां जब आप बॉटम ऑफ द यू कर्व पर जाते हो तो सोसाइटी के जजमेंट का फियर आपके दिमाग में से खत्म हो जाता है, क्योंकि किसी भी साइड चलोगे आप तो ऊपर ही चलोगे। अब नीचे जाने के लिए तो कुछ बचता नहीं है उसके बाद। दूसरी चीज ये कि आपको अब यूँ पता है कि अच्छा है तो बहुत ऊंचा है, चढ़ने के लिए बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरा आपका स्पेक्ट्रम बढ़ गया ऑटोमेटिकली। यू नो कि हाउ लार्ज इज द स्पेक्ट्रम एंड यू हैव मोर करेज टू टेक बेटर डिसीजंस, क्योंकि आपके दिमाग में से फेलियर का पहली बार जब आप फेल होते हो ना तो आपके दिमाग में से वो फेल होने का डर निकल जाता है हर बार के लिए। और जब आप फेल होने का डर निकल जाता है आपके दिमाग से तो आप बड़ी रिस्क लेते हो हर बार, आप बड़ा सोचते हो, आप बड़ा सोचने से डरते नहीं हो क्योंकि आपका स्पेक्ट्रम बढ़ गया है, राइट। तो मैं लोगों को बोलता हूँ सर, और सबसे स्वीट स्पॉट लाइफ में फेल होने का होता है कॉलेज। अगर आप कॉलेज में फेल नहीं हुए ना तो आप जिंदगी में आपने कुछ बहुत बड़ा मिस कर दिया है। मैं सर कॉलेज में along with my co-founders I am so proud that we actually started this company in college। हमने सर कम से कम भी 8-10 प्रोडक्ट ट्राई किए होंगे विद इन आवर कॉलेज उन 4 साल में, ठीक है, और सारे फेल हुए इन द डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड आउट देयर। बट मुझे नहीं लगता उनमें से एक भी फेल हुआ, क्योंकि हर किसी में से मतलब अगर वो सब नहीं किया होता हमने तो हम आज यहाँ नहीं होते जहाँ पे हैं। कॉलेज में आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर नहीं होता है, आपके ऊपर कमाने का प्रेशर नहीं है, आपकी शादी वादी मोस्ट ऑफली नहीं हो रखी होती है, ना शादी के लिए उस समय कोई टॉर्चर कर रहा होता है आपको, रिलेटिव ज्यादा ठीक है, मतलब ठीक है कर रहा है कुछ तो माँ बाप के पास भी ये प्रोटेक्शन होती है, कॉलेज में है कर लेगा अभी तो जॉब लगेगी ये वो सब, राइट। यू कैन डू वट एवर यू वांट। आप समझदार भी हो गए होते हो इतने समझने के लिए कि लाइफ में कहाँ पहुंचना है, बट एट द सेम टाइम आपके पास फेल होने के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी है। तो please, if there is one thing that you take away from this interview, please fail as much as you can in life. Don't be scared of it. बहुत शानदार चीज होती है। मन तो है बहुत ज्यादा और बातें करें, लेकिन ये हम लोग आमने सामने करेंगे कभी, मुखातिब होंगे, अगली मुलाकात आमने सामने होगी, पक्का आमने सामने खूब चर्चा करेंगे, इतनी बातें करेंगे कि मतलब आसपास वाले पक जाएं और हमारी बातें ही ना खत्म। विनय सिंघल, इतना मजा आया बात करके ना कि it is one of the most enriching interviews that I have done, and I'm very honest about it, very honest about it. That's a big compliment coming from you, sir. So thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया रास्ता दिखाने के लिए लोगों को, और बहुत बहुत शुक्रिया फेलियर पर इतनी खूबसूरत बात कहने के लिए। वेक अप एंड शाइन पर विजय विक्रम सिंह के साथ थे इन कॉन्वर्सेशन विद विनय सिंघल।